ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। वहां जो मशीनें थी वो सेंट्रीफ्यूज जिन्हें कहते हैं, जो यूरेनियम गैस को प्रोसेस करती हैं, सही कहा। वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थी। मतलब जितनी गैस इस्तेमाल होनी चाहिए थी उससे काफी कम हो रही थी। और ये बात ऐसे समय में हो रही थी जब दुनिया की नजरें नतांज पर टिकी हुई थी। कई देश तो चाहते थे कि ये प्लांट बंद ही हो जाए, लेकिन फिर अगस्त 2002 में अचानक वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक ईरानी विपक्षी गुट है, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, यानी NCRI। उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के जो गुप्त परमाणु ठिकाने हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। ओह, ये तो बड़ी बात थी। तो क्या क्या खुलासा किया उन्होंने? उनके जो प्रवक्ता थे अली रजा जाफरजादे, उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ बुशार में ही परमाणु काम नहीं कर रहा। बुशहर तो सबको पता था। हाँ, वो तो जग जाहिर था। उन्होंने 2 और गुप्त जगहों का नाम लिया। एक अराक, जहां भारी पानी बन रहा था। भारी पानी जो कुछ खास तरह के रिएक्टर्स में चाहिए होता है? बिल्कुल। और दूसरी जगह थी नतांस। उन्होंने इसे फ्यूल बनाने का कारखाना बताया था शुरू में। अच्छा, और क्या डिटेल्स दी? काफी कुछ बताया कि भाई ये नतांस वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, कोई 100,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ। लागत भी बताई, करीब $300 मिलियन। और ये भी कि कलाए इलेक्ट्रिक जैसी कुछ फ्रंट कंपनियां इसमें शामिल थी। इसे छुपाने के लिए क्या बहाना बनाया गया था? मतलब आधिकारिक तौर पे क्या कहा जा रहा था? कहानी ये गढ़ी गई कि ये रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का, मतलब मरुस्थलीकरण रोकने का प्रोजेक्ट है। और स्थानीय अधिकारियों तक को भनक नहीं थी, सब कुछ टॉप लेवल से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन ये NCRI, ये जानकारी इनके पास आई कहां से? ये वही गुट है ना जिसका MEK से भी कनेक्शन रहा है, जिसे तब अमेरिका आतंकवादी मानता था? हाँ, वही कनेक्शन। देखिए, NCRI का दावा तो यही था कि उनके अंदरूनी सूत्र हैं ईरान में, पर शक तो रहा ही है कि शायद ये जानकारी अमरीकी या इजरायली खुफिया एजेंसियों ने लीक की हो। खासकर इजराइल, क्योंकि वो ईरान के प्रोग्राम को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। और आपने सही कहा, NCRI और MEK का जुड़ाव इस खुलासे के पीछे के इरादों पर सवाल तो खड़े करता ही था। लेकिन इस खुलासे का समय बहुत महत्वपूर्ण था, है ना? बहुत ज्यादा। जो IAEA है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसके नियम है कि अगर आप किसी प्लांट में परमाणु सामग्री डालने वाले हैं तो 180 दिन पहले बताना होगा। NCRI का कहना था कि नतांज बस कुछ ही महीनों में चालू होने वाला था। तो ये एक तरह से टाइमिंग थी IAEA को एक्शन लेने के लिए मजबूर करने की। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक विपक्षी गुट के दावे पर, वो भी जिसके अपने हित जुड़े हों। दुनिया कैसे यकीन करती? सबूत चाहिए थे। तो सबूत कहां से आए? यहीं पर सैटेलाइट तस्वीरों की भूमिका आती है। अमेरिका में एक थिंक टैंक है, ISS, इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। उनकी एक एनालिस्ट थी कोरी हेंडरस्टीन। उन्होंने कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी डिजिटल ग्लोब की पुरानी तस्वीरों को देखना शुरू किया। और क्या मिला उन्हें? नतांज वाले इलाके में बहुत बड़ी बड़ी खुदाई के निशान दिखे, दोहरी सुरक्षा बाड़, मतलब डबल फेंसिंग, और एंट्री एग्जिट पर भी कड़ी पाबंदी। कुछ तो बड़ा चल रहा था। लेकिन ये तो पता नहीं चला कि क्या चल रहा था। नहीं, शुरुआती तस्वीरों से बस शक गहराया। फिर ISIS ने और बेहतर हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें खरीदी। तब जाकर असली तस्वीर सामने आई। वो कोई मामूली ईंधन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र था। मतलब वही जगह जहां सेंट्रीफ्यूज लगाकर यूरेनियम को हथियार या ईंधन बनाने लायक स्तर तक संवर्धित किया जाता है। भूमिगत कितना बड़ा? 3 बहुत बड़ी इमारतें पूरी तरह जमीन के नीचे थीं। सुरंगें थी जो उन्हें जोड़ती थी, और शायद विमानरोधी तोपों के लिए भी जगहें बनी हुई थी। बाप रे! और ये सब छुपा हुआ था? हाँ, और जिस स्टेज पर निर्माण था, अगर कुछ हफ्ते और निकल जाते तो शायद ऊपर से कुछ पता ही नहीं चलता, सब ढक जाता। तस्वीरें बिल्कुल सही वक्त पर मिली। तो जब ये सैटेलाइट वाली बात सामने आई, तब IAEA ने क्या किया? ये खबर वियना में IAEA के एक बड़े अधिकारी ओली हेनोनन तक पहुंची। उन्हें पहले से शक था कि ईरान गुप्त रूप से संवर्धन कर रहा है, पर उन्हें जगह नहीं पता थी। तो NCRI के खुलासे और फिर सैटेलाइट तस्वीरों ने उन्हें एक ठोस आधार दे दिया। बिल्कुल, अब वो सीधे ईरान से सवाल कर सकते थे।
आईएईए ने फौरन ईरान से कहा कि हमें नतांज का निरीक्षण करना है। ईरान मान गया? आसानी से नहीं, ईरान टालमटोल करने लगा। अक्टूबर में तय हुए विजिट कैंसिल की, फिर दिसंबर वाली भी। जब बात नहीं बनी तो आईएसएस के जो डायरेक्टर थे डेविड अल्ब्राइट, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वो सैटेलाइट तस्वीरें CNN न्यूज चैनल को दे दी। मतलब मामला पब्लिक कर दिया। हाँ, जैसे ही तस्वीरें टीवी पर आईं, ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ गया और आखिरकार फरवरी 2003 में ईरान नतांज के निरीक्षण के लिए राजी हो गया। ये तो वो घटना हुई जिसने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम अचानक तो शुरू नहीं हुआ होगा। इसकी जड़ें तो काफी पुरानी है ना? हाँ, बहुत पुरानी। कहानी शुरू होती है 1957 में, शाह के जमाने में। तब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान की मदद की थी और ईरान ने 1968 में NPT मतलब परमाणु अप्रसार संधि पर साइन भी किया था, जिसका मकसद परमाणु हथियार फैलने से रोकना है। लेकिन फिर 1979 में क्रांति हो गई। हाँ, और क्रांति के बाद पश्चिमी देशों ने मदद बंद कर दी। बुशहर वाला प्रोजेक्ट रुक गया। फिर ईरान-इराक युद्ध में उसे नुकसान भी पहुंचा। तो फिर ये संवर्धन वाला कार्यक्रम जो ज्यादा संवेदनशील है, वो कैसे शुरू हुआ? शुरू में जो ईरान के सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह खुमैनी, वो परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ थे, नैतिक और धार्मिक आधार पर। लेकिन जब ईरान-इराक युद्ध के दौरान इराक ने ईरान के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो उनका मन बदल गया। मतलब एक तरह से मजबूरी में कह सकते हैं। उन्होंने फिर गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम को, जिसमें यूरेनियम संवर्धन शामिल था, फिर से शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए मदद ली एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति से, पाकिस्तान के वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। AQ खान। AQ खान, जिनका नाम परमाणु तकनीक की तस्करी से जुड़ा है। 1987 के आसपास ईरान ने खान के नेटवर्क से संपर्क किया, उनसे सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन खरीदे। पहले P1 डिजाइन, जिसे ईरान ने IR-1 कहा, और बाद में उससे बेहतर P2 डिजाइन भी। सिर्फ डिजाइन? डिजाइन, प्रोटोटाइप, पूरी प्लांट का लेआउट और कथित तौर पर बम बनाने के निर्देश भी। यह दिखाता है कि कैसे एक अकेला नेटवर्क पूरी दुनिया के नियमों को ताक पर रख सकता था। और इसे इतने गुप्त क्यों रखना पड़ा? अगर शुरू में अमेरिका मदद कर रहा था तो बाद में इतनी गोपनीयता क्यों? क्योंकि क्रांति के बाद और खासकर खान नेटवर्क के सामने आने के बाद पश्चिमी देशों ने परमाणु तकनीक और उससे जुड़े सामान के एक्सपोर्ट पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान के लिए खुलेआम कुछ भी खरीदना या बनाना मुश्किल हो गया था। तो उन्हें सब छुपाकर करना पड़ा। हाँ, इसीलिए कार्यक्रम को गुप्त रखा गया और फैला दिया गया अलग अलग जगहों पर। जैसे सेंट्रीफ्यूज बनाने का काम तेहरान में एक पुरानी घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में शुरू हुआ। उस फैक्ट्री को कलाए इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से खरीदा गया था, एक दिखावे के लिए। और क्या वो सफल हुए इसमें? हाँ, काफी हद तक। 1999 के आसपास उन्होंने छोटे पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन का सफल परीक्षण कर लिया। और इसके बाद ही नतांज का फैसला हुआ। बिल्कुल। जब छोटे स्केल पर कामयाबी मिल गई, तब फैसला हुआ कि अब बड़े पैमाने पर, मतलब हजारों सेंट्रीफ्यूज लगाने के लिए एक बड़ी सुरक्षित जगह चाहिए। और वो जगह बनी नतांज। 2000 के आसपास वहां तेजी से काम शुरू हुआ। तो ये जो पूरी कहानी हमने देखी, नतांज के खुलासे से लेकर उसकी जड़ों तक, ये हमें क्या बताती है? ये दिखाती है कि कैसे कोई देश अगर ठान ले तो वो गुप्त रूप से परमाणु क्षमता विकसित करने की कोशिश कर सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। फ्रंट कंपनियां, झूठी कहानियां, भूमिगत निर्माण। और नतांज का इस तरह सबके सामने आना, ये तो बस एक शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक पर्दे का उठना था। इसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय जांच, कूटनीतिक टकराव, प्रतिबंध और यहां तक कि साइबर हमले, उसकी एक लंबी कहानी शुरू हुई। नतांज ने उस सब के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया।